NCERT पाठ 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के 1.1 से 1.5 तक अंक के प्रश्नों को हल किया था। आज की कक्षा में हम लोग इसके आगे के अंक के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। तो आज के पहले प्रश्न में 1.6 एक वर्ग है और जिसके चारों कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम और 2 माइक्रोकूलाम तथा -5 माइक्रोकूलाम के वैद्युत आवेश रखें। तो मान लीजिए ये एक वर्ग है जो प्रश्न के अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा का है। इसके एक कोने ए पर, दूसरे कोने बी पर, तीसरे कोने सी पर तथा चौथे कोने डी पर, इन चारों कोनों पर क्रमशः 2 माइक्रोकूलाम -5 माइक्रोकूलाम 2 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम के 4 बिंदु आवेश रखें। तो कोने ए पर रखे वैद्युत आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलाम, कोने बी पर रखे वैद्युत आवेश का मान है -5 माइक्रोकूलाम और कोने सी पर रखे वैद्युत आवेश का मान है 2 माइक्रोकूलाम और कोने डी पर रखे वैद्युत आवेश का मान है -5 माइक्रोकूलाम। अब इन चारों आवेशों के द्वारा इसके केंद्र पर जो एक आवेश रखा है 1 माइक्रोकूलाम, उस पर लगने वाला हमको परिणामी वैद्युत बल ज्ञात करना है। बच्चों, किसी भी वर्ग का जो केंद्र होता है वो उसके विकर्णों के कटान बिंदु को कहा जाता है। तो यहां पर ये जो 2 माइक्रोकूलाम आवेश है ये वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि धन धन आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण वैद्युत बल लगता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण ज्ञात कर सकते हैं और दिशा देखिए धन धन को प्रतिकर्षित करेगा। तो बिंदु ए पर रखे आवेश द्वारा 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला जो बल है वो वेक्टर F है। और देखिए बिंदु सी जो कि ठीक इसके विपरीत है, बिंदु ए के विपरीत कोना है, तो बिंदु सी पर रखा 2 माइक्रोकूलाम आवेश भी बिंदु ओ पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर उतना ही प्रतिकर्षण बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि एओ की दूरी सीओ की दूरी के बराबर है और ए और ओ बिंदुओं पर आवेश के जो परिमाण है, आवेश की जो मात्रा है, वही सी और ओ बिंदुओं पर आवेश की मात्रा है। और किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों की मात्राएं और आवेशों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु ए और बिंदु ओ पर रखे आवेशों के बीच जो वैद्युत बल है बिंदु सी और बिंदु ओ पर रखे आवेशों के बीच वैद्युत बल के बराबर होगा। तो ये हमारा बिंदु सी पर रखे 2 माइक्रोकूलाम आवेश द्वारा बिंदु ओ पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर एफ सी। इसी तरह बच्चों यहां -5 माइक्रोकूलाम आवेश इस 1 माइक्रोकूलाम आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये हमारा आकर्षण बल वेक्टर एफ बी। ठीक इसी तरह 5 माइक्रोकूलाम आवेश इस 1 माइक्रोकूलाम आवेश को अपनी और आकर्षित करेगा और वो है हमारा वेक्टर एफ डी। तो देखो बच्चों, इस तरीके हम लोग देख सकते हैं कि बिंदु ए और ओ पर रखे आवेशों के बीच बल का परिमाण बिंदु सी और ओ पर रखे आवेशों के बीच बल के परिमाण के बराबर होगा। कारण क्या है? क्योंकि दोनों आवेशों की मात्राएं दोनों ही युग्मों में समान है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी दोनों ही युग्मों में समान है। इसी तरह बिंदु बी व ओ के बीच लगने वाले बल का परिमाण बिंदु डी व बिंदु ओ पर लगने वाले बल के बीच बिंदु डी और ओ पर रखे आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण भी समान होगा, क्योंकि यहां पर भी आवेशों के युग्म समान है और इनके बीच की दूरियां भी समान है। तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर एफ ए का परिमाण वेक्टर एफ सी के परिमाण के बराबर है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं। इसका मतलब वेक्टर एफ ए और वेक्टर एफ सी एक दूसरे के विपरीत सदिश है। तथा यहां पर वेक्टर एफ बी और वेक्टर एफ डी भी परिमाण में समान है, लेकिन इनकी दिशाएं विपरीत हैं, इसलिए हम
इन्हें भी एक दूसरे के विपरीत सदिश कह सकते हैं। अब देखिए, बल एक सदिश राशि होती है और बिंदु O पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले इन चारों बलों का जो परिणामी होगा वो इनके सदिश योग के बराबर होगा। तो अतः बिंदु O पर लगने वाला परिणामी बल क्या बनेगा मेरे बच्चों? परिणामी बल। तो इन चारों बलों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब वेक्टर Fa प्लस वेक्टर Fc प्लस वेक्टर Fb प्लस वेक्टर Fd। तो इन चारों बलों के योग को हमें ज्ञात करना है, इसीलिए हम लोग बिंदु O पर लगने वाला परिणामी बल वेक्टर F करेंगे। तो वेक्टर F इक्वल टू बच्चों क्या बना? वेक्टर Fa का मान माइनस वेक्टर Fc के इक्वल है, तो यहां पर हम लोग वेक्टर Fa के प्लेस में माइनस वेक्टर Fc रख देते हैं। और वेक्टर Fb का मान वेक्टर Fb का मान जो है हमारा वो माइनस वेक्टर Fb के इक्वल है, तो यहां पर हम लोग वेक्टर Fb के प्लेस में माइनस वेक्टर Fb रख देते हैं। और पहले से हमारे पास एक वेक्टर Fb था, तो देखो ये वाला बल माइनस वेक्टर Fc से और माइनस वेक्टर Fb वेक्टर Ft से जब कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि बिंदु O, मतलब जिसे हम इस वर्ग का केंद्र कह रहे हैं, इस केंद्र पर लगने वाला जो परिणामी बल 1 माइक्रोकूलम आवेश पर है वो हमारा 0 होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस वर्ग में रखे चारों आवेशों के द्वारा इसके केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाले बलों के मान को ज्ञात कर लेना है, और इसके बाद बिंदु O पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर इन चारों आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों का परिणामी ज्ञात कर लेना है। और चूंकि ये दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं और ये दोनों बल परिमाण में समान दिशा में विपरीत हैं, अतः यह इसको निरस्त कर देगा और यह इसको निरस्त कर देगा। इस तरह 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला कुल परिणामी बल 0 हो जाए। प्रश्न संख्या 1.7 ए में कहा जा रहा है कि ए वैद्युत क्षेत्र की रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती। तो इसका हमें कारण बताना है कि ऐसा क्यों। तो देखो बच्चों, किसी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा का अर्थ है उस वैद्युत क्षेत्र को अविरत रूप से प्रदर्शित करना। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र रेखा खींचने का अर्थ है कि उस वैद्युत क्षेत्र के भीतर एकांक आवेश की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा क्या हो। तो अब देखिए, किसी भी आवेश अथवा आवेश समुदाय का जो वैद्युत क्षेत्र है वो एकाएक समाप्त नहीं होगा। इसलिए कोई भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा जब उस वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करेगी और वैद्युत क्षेत्र एकाएक समाप्त नहीं हो सकता, तो क्या वैद्युत क्षेत्र की रेखा एकाएक टूट सकती? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रश्न का अर्थ हुआ, चूंकि किसी भी वैद्युत क्षेत्र के भीतर वैद्युत क्षेत्र की रेखा उस वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है और कोई भी वैद्युत क्षेत्र एकाएक समाप्त नहीं हो सकता, इसलिए उस वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं भी एकाएक टूट नहीं सकती। इसी का दूसरा, तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र, अगर हम 1.7 ए के उत्तर की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं किसी वैद्युत क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं एकाएक टूट नहीं सकती हैं। दूसरा प्रश्न है इसी में 1.7 बी। स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। तो देखो बच्चों, हम लोगों को पता है कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
किसी भी वैद्युत क्षेत्र की रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये मान लीजिए हमारी एक वैद्युत क्षेत्र रेखा है। तो इस वैद्युत क्षेत्र रेखा कि मान लीजिए इस बिंदु O पर हमें एक स्पर्श रेखा, बिंदु O पर हमें वैद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा देखनी है। तो हम यहां पर खींची गई स्पर्श रेखा से देख सकते हैं। तो किसी भी वैद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। उस बिंदु पर किसको निरूपित करती है? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है। तो ये इस वैद्युत क्षेत्र रेखा के बिंदु O पर खींची गई ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। मतलब ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। अब अगर दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं इसी बिंदु पर काटती हैं, दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं अगर इसी बिंदु पर काटेंगी तो बच्चों मेरे यहां पर हम दो वैद्युत क्षेत्र, दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और अगर इस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस कटान बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। अर्थात जब हम यहाँ पर Q0 आवेश को रखेंगे तो उसकी जो स्वतंत्रता पूर्वक गति की दिशा है वो इस अक्ष के इस स्पर्श रेखा के अनुदिश भी होगी और वह इस स्पर्श रेखा के अनुदिश भी होगी। अर्थात एक ही वैद्युत आवेश की दो दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को बिल्कुल भी कभी नहीं काट सकती हैं, क्योंकि अगर काटेगी तो कटान बिंदु O पर परिणामी दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कटान बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की रेखाओं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेगी और जो कि संभव नहीं। तो दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि काटेंगी तो कटान बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। अर्थात कटान बिंदु O पर रखे आवेश Q0 की स्वतंत्रता पूर्वक गति की दो दिशाएं होंगी और एक ही आवेश दो दिशाओं में एक साथ गति नहीं कर सकता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि दो वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती। हाँ तो बच्चों प्रश्न 1.8 को देखते हैं। दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB बराबर -3 माइक्रोकूलम निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। नंबर 1, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कितना है? तो देखो इस प्रश्न में क्या है बच्चों कि इसका दो भागों में प्रश्न दिया हुआ है और पहले भाग में हमसे कह रहा है कि बिंदु A पर एक आवेश रखा है QA बराबर -3 माइक्रोकूलम, -3 माइक्रोकूलम और इससे 30 सेंटीमीटर दूरी पर, सॉरी इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु B पर एक दूसरा वैद्युत आवेश QB बराबर -3 माइक्रोकूलम रखा। अब इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु जो है O, यहां पर हमको इन दोनों आवेशों के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E का मान ज्ञात करना है। क्लियर बच्चों? तो देखो 3 माइक्रोकूलम बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा और 3 माइक्रोकूलम भी बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न करेगा। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसलिए इन दोनों आवेशों द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का जो परिणामी होगा वो बिंदु O पर उत्पन्न होने वाला परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो सबसे पहले बिंदु A पर रखे आवेश 3 माइक्रोकूलम
के द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये क्या बनेगा, ये होगा हमारा EA = 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल, तो ये 3 × 10⁻⁶ बटे इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या हुई हमारी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻1 होल स्क्वायर। तो बच्चों ये बना हमारा 9 × 10⁹, 9 × 10⁹, ये हुआ 3 × 10⁻⁶, और ये हमारा हुआ 10⁻²। तो बच्चों 9 में 6 घट जाएंगे तो 3 बचेगा, और ये जब 2 ऊपर जाएगा तो 10⁵ होगा, 9 × 27। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं EA = 9 × 27 गुणे 10⁵5। तो ये न्यूटन प्रति कूलम, और इसकी दिशा कहां होगी, तो यहां पर अगर हम धन परीक्षण आवेश रखते Q0, तो धन को प्रतिकर्षित करेगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो EA है, वेक्टर EA है, वो बिंदु A से O की ओर होगी, बिंदु A से O की ओर। इसी तरह बच्चों बिंदु B पर रखे आवेश द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु B पर रखे आवेश के द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमारी बनने वाली है वो वेक्टर EB = हो जाएगी 1/4πε0, दोनों आवेशों का गुणनफल, मतलब Q/r² करेंगे, तो ये है हमारा 3 × 10⁻⁶, और बटे यहां से यहां तक की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻1 मीटर, उसका वर्ग। तो ये बना हमारा 9 × 10⁹, क्लियर, = 1/4π 3 × 10⁻⁶, 10⁻1 को होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको भी हल करने के बाद ये हमारा जो है 10⁻⁶, और ये ऋण तो ऊपर जाए 10⁻2 हो जाएगा। तो जो वेक्टर EB का मान आने वाला है वो 27 × 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलम बिंदु, देखिए बच्चों ये ऋणावेश है, और यहां पर धन परीक्षण आवेश की मान जब हम रखेंगे तो ऋण धन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, तो इसका मतलब हुआ बिंदु O से B की ओर, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उत्पन्न होगी। अब देखो बिंदु O पर वेक्टर EA की दिशा और वेक्टर EB की दिशा दोनों एक ही है, तो बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बनने वाला है, बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र बनेगा आपका, तो वो होगा बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो इन दोनों के सदिश योग के बराबर हो जाएगी, और वो हमारा बनेगा वेक्टर E = EA + EB, मतलब 27 × 10⁵5 धन 27 × 10⁵5। तो ये हमारा वैद्युत क्षेत्र जो आने वाला है वो वेक्टर E = 54 × 10⁵5, और इसकी दिशा जो होगी न्यूटन प्रति कूलम, इसकी दिशा जो होगी वो बिंदु A से B की ओर होगी, ठीक है, तो बिंदु A से B की ओर होगी, बिंदु A से B की ओर होगी। अब देखो यहां पर इसी प्रश्न के दूसरे भाग में क्या कह रहा है, इसको हम लोग समझेंगे कि अगर हम बिंदु O पर एक धन परीक्षण आवेश दे रखा है 1.5 × 10⁻9 कूलम को अगर रख देते हैं, और इस धन परीक्षण आवेश की जो मात्रा दी है वो ऋणात्मक है,
ये जो विद्युत आवेश यहाँ पर रखा जाएगा वो ऋणात्मक है, तो हमें उस आवेश पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल के मान को बताना है। क्लियर? तो इसको साफ कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1.8b में बिंदु ए तथा बी के बीच मध्य बिंदु O पर हमने एक ऋणात्मक धन परीक्षण आवेश को रखा जिसका मान है 1.6×10⁻⁹ कूलम और जिस पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है F/Q0, तो यहां पर जो बिंदु O पर रखे ऋणात्मक धन परीक्षण आवेश पर बल होगा वो कैपिटल F EQ0 हो जाएगा। लेकिन क्या बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश पर आरोपित होता है और विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ऋणावेश पर आरोपित होता है। तो दिशा के लिए हम लोग देख लेंगे तथा ऋणावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आरोपित होता है। विपरीत दिशा में आरोपित होता है। तो बच्चों मेरे यहां पर जो विद्युत बल आएगा वो F E का मान 54×10⁵ और जो Q0 का मान आएगा वो 1.6×10⁹ और 15×4 = 60, 15×5 = 81, एक अंक बाद दशमलव ×10⁻⁴ क्योंकि धन 5 ऋण 9 ऋण 4 बचेगा और ये जब एक अंक दशमलव इधर आएगा तो ये 8.1×10⁻³ न्यूटन बल आएगा और जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगी क्योंकि ऋणावेश पर विद्युत क्षेत्र की सदैव विपरीत दिशा पर विद्युत बल आरोपित होता है। तो हम इसको लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में विद्युत बल की दिशा होगी, विपरीत दिशा में। बच्चों 1.9 प्रश्न में दो बिंदु आवेश हैं जो बिंदु ए व बी पर रखे हैं और इनकी मात्रा है QA = इनकी मात्रा है QA = 2.5×10⁻⁷ तथा ऋण 2.5×10⁻⁷ है। तो 2.5×10⁻⁷ और QB = ऋण 2.5×10⁻⁷ कूलाम है। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहां पर ना दे करके इनकी स्थितियों के बारे में बताया है। तो इसका स्थिति 0, 0, -15 सेंटीमीटर पर है और इसका स्थिति 0, 0, +15 सेंटीमीटर पर है। तो मतलब बच्चों x1, y1 और z1 निर्देशांक के रूप में हमें इनकी स्थितियां दी गई x2, y2, z2 निर्देशांक के रूप में और हमें इस निकाय का जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है और निकाय का कुल आवेश भी ज्ञात करना है। तो बच्चों निकाय का कुल आवेश अगर हम लोग प्राप्त करें तो निकाय का कुल आवेश सिग्मा Q बनेगा QA + QB। क्लियर? अब QA का मान है हमारा 2.5×10⁻⁷ कूलम, क्योंकि किसी भी निकाय का कुल विद्युत आवेश उसमें उपस्थित समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो QA का मान 2.5×10⁻⁷ और QB का मान ऋण 2.5×10⁻⁷ कूलम है और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस निकाय का कुल विद्युत आवेश 0 है। अब इसके बाद बच्चों हमें इस निकाय का जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त करना है। तो देखिए पहला आवेश हमारा क्या है? पहला आवेश हमारा बिंदु ए पर रखा हुआ है और केवल दोनों आवेशों की स्थिति जो है केवल z अक्ष में है क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू जो है वो 0 है। तो बच्चों यहां पर हम एक धन z अक्ष और एक ऋण z अक्ष खींच लेते हैं। क्लियर? और ये मूल बिंदु O। तो एक ही हम अक्ष ले रहे हैं, धन z अक्ष और ऋण z अक्ष। अभी देखो बिंदु ए की स्थिति को निरूपित करते हैं। यहां से हमारा बिंदु ए -15 सेंटीमीटर की दूरी पर, -15 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए पर एक आवेश रखा हुआ है और यहां से धन 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, धन 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश रखा है बिंदु बी पर। QB =
माइनस 2.5 गुणे 10 की घात 7 कूलम और QA इक्वल टू 2.5 गुणे 10 की घात 7 कूलम। अब जो देखो यहाँ पर 2L की जो वैल्यू आएगी अपने पास 2L इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 2 प्लस 15 इंटू 2 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब जो देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनता है हमारा दोनों आवेशों में से किसी एक का परिमाण ले लेना है Q, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2L वो ले लेनी है, और ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P हो जाएगा। और P इक्वल टू Q का मान दिया 2.5 गुणे 10 की घात 7 कूलम, और जो हमारा Q है वो 2.5 गुणे 10 की घात 7 कूलम है, और 2L का वैल्यू है 30 गुणे 10 की घात 2। तो बच्चों इसको हल करेंगे जब हम, तो 25 के 75 और ये बना 750, एक अनुपात दशमलव लगा देंगे और ये बन जाएगा 10 की घात 9 कूलाम इंटू मीटर। तो जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना वो 75 गुणे 10 की घात 9 कूलाम, या हम लोग इसको P बराबर 7.5 गुणे 10 की घात 8 कूलाम इंटू मीटर भी कह सकते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है बच्चों, वो सदैव ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी, मतलब ऋण z अक्ष की ओर होगी। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है यहाँ पर ऋण z अक्ष के अनुदिश होने वाली है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। क्लियर बच्चों? इसको नोट कर लीजिए बढ़िया अच्छे से, ध्यान से देखिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो बच्चों 1.10 प्रश्न में 4 गुणे 10 की घात 9 कूलाम इंटू मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 की घात 4 मीटर प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण हमें परिकलित करना है। तो बच्चों जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो हमारा P बराबर दिया गया है, P बराबर उसका मान है 4 गुणे 10 की घात 9 कूलाम इंटू मीटर, 4 गुणे 10 की घात 9 कूलाम इंटू मीटर। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया गया है वो 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हमारी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो E बराबर 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, 5 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। और वैद्युत क्षेत्र की दिशा से, वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो वैद्युत द्विध्रुव रखी गई है, ऋणावेश और ये धनावेश, ऋणावेश से धनावेश की ओर जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वेक्टर P की, और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर E की, और वेक्टर P और वेक्टर E के बीच में कोण जो है हमारा थीटा, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया गया है, थीटा हमारा 30 डिग्री दिया गया है। और यहाँ पर हमें इस वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण टाउ के मान को ज्ञात करना है। तो आरोपित बलयुग्म आघूर्ण, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव जब एक समान वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखी होती है, उस पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण होता है टाउ, वो उसका मान होता है P sin थीटा। क्लियर बच्चों? तो और मात्रक हो गया इसका न्यूटन इंटू मीटर। तो टाउ इक्वल टू P का मान दिया 4 गुणे 10 की घात 9 और E का मान दिया 5 गुणे 10 की घात 4 और थीटा दिया गया 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू बन गया 5 चौक 20 गुणे 10 की घात 9 और ये धन 4, तो 10 की घात 5 और गुणे 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, 20 कैंसिल होगा 10 बार में। तो टाउ इक्वल टू 10 गुणे 10 की घात 5, इसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ इक्वल टू 10 की घात 4 न्यूटन इंटू मीटर। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर आपने इस वाले